देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप बॉक्स ऑफिस की कमाई से नहीं तौल सकते। उनकी पहचान होती है उनकी कलात्मक आत्मा से। वो आती हैं, हो सकता है कि वो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल ना हो, लेकिन सिनेमा के इतिहास में वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही फिल्म की कहानी जानेंगे, तीसरी कसम। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सच्चा कवि फिल्म बनाता है तो वो कैसी होती है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है एक महान गीतकार और कवि शैलेंद्र की, जिन्होंने अपनी पूरी आत्मा डालकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो फिल्म कम और सेल्यूलाइड पर लिखी एक कविता ज्यादा थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक के हिंदी फिल्म जगत से। एक ऐसा दौर था जहां हर चीज का पैमाना पैसा हुआ करता था। और उसी दौर में एक कवि ने एक सपना देखा, एक ऐसी फिल्म बनाने का जो सिर्फ और सिर्फ दिल से बनाई गई हो। अब इस कहानी के केंद्र में दो गहरे दोस्त थे। एक तरफ थे राज कपूर, यानी एशिया के सबसे बड़े शोमैन, जिनका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। और दूसरी तरफ थे शैलेंद्र, एक बेहद संवेदनशील कवि, जिनके लिए उनकी दौलत, उनके शब्द और उनकी भावनाएं थी, न कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े। हुआ ये कि शैलेंद्र ने लेखक फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पढ़ी, और वो इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि इसे पर्दे पर उतारना ही है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक और फिल्म बनाना नहीं था, वो उस साहित्यिक रचना के साथ 100% न्याय करना चाहते थे। अब एक कवि ने इतना महत्वाकांक्षी सपना तो देख लिया, पर इसे पूरा करने के लिए एक सहयोगी भी तो चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया अपने सबसे करीबी दोस्त का। और यही वो मशहूर किस्सा हुआ जो आज भी सुनाया जाता है। शैलेंद्र ने जब राज कपूर को कहानी सुनाई तो राज कपूर को कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन फिर वो अचानक बड़े गंभीर हो गए और बोले कि पारिश्रमिक, यानी उनकी जो फीस है, वो पूरी की पूरी एडवांस में लेंगे। ये सुनते ही शैलेंद्र का तो दिल ही बैठ गया। उन्हें लगा कि क्या उनकी दोस्ती का यही सिला मिलेगा। तभी राज कपूर जोर से हंसे और मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, निकालो 1 रुपया, यही है मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। जी हाँ, इस फिल्म के लिए एशिया के सबसे बड़े शोमैन की फीस थी महज 1 रुपया। ये प्रोजेक्ट दोस्ती और कला की बुनियाद पर बन रहा था, मुनाफे की नहीं। फिल्म दोस्ती की नींव पर शुरू तो हो गई, लेकिन शैलेंद्र का जो कवि मन था, वो जल्द ही फिल्म बनाने की दुनिया की जो व्यावसायिक सच्चाइयां होती हैं, उनसे टकराने वाला था। देखिए, शैलेंद्र का एक सीधा सा सिद्धांत था। उनका मानना था कि एक कलाकार का काम दर्शकों के स्तर को ऊपर उठाना है, न कि बाजार के नाम पर उन्हें कुछ भी सतही परोस देना। और यही सिद्धांत, यही जिद उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण एक गाने की लाइन में मिलता है। जब शैलेंद्र ने लिखा, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, तो संगीतकार जयकिशन ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई, दर्शक 4 दिशाएं समझते हैं, ये 10 दिशाएं कौन समझेगा। लेकिन शैलेंद्र अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति से समझौता करने को तैयार ही नहीं हुए। इस जिद का नतीजा काफी गंभीर था। फिल्म तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसे खरीदने को तैयार नहीं था। जो फाइनेंसर पैसे को 2 गुना करने का गणित समझते थे, उनके लिए इस फिल्म की भावनात्मक गहराई एक पहेली जैसी थी। सोचिए, फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सुपरस्टार थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, फिर भी कोई खरीदार नहीं था। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जब फिल्म आखिरकार बनकर तैयार हुई, तो वो बस एक फिल्म नहीं थी। जैसा मैंने कहा, वो पर्दे पर जीवंत हुई एक कविता थी। आप सोचिए, एशिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर एक भोले भाले देहाती गाड़ीवान हीरामन के किरदार में ऐसे डूबे कि पर्दे पर राज कपूर कहीं नजर ही नहीं आए। और मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान एक मामूली सी छपाई वाली साड़ी में हीराबाई की आत्मा में उतर गई। दोनों ने अपनी स्टार वाली छवि को पूरी तरह से भुला दिया था। इस फिल्म की आत्मा थी साहित्य के प्रति इसकी अटूट वफादारी। कहानी का हर छोटा बड़ा पहलू, हर बारीकी पर्दे पर जिंदा हो उठी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पटकथा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद मूल लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने ही लिखी थी। इस फिल्म की गहराई का अंदाजा आप एक छोटे से सीन से लगा सकते हैं। जब हीरामन हीराबाई से पूछता है, मन समझती हैं ना आप, तो हीराबाई कुछ बोलती नहीं, वो सिर्फ अपनी आंखों से जवाब देती है। एक ऐसा जवाब जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते।
फिल्म ऐसी ही अनकही भावनाओं से भरी हुई थी। और इसीलिए तीसरी कसम को सेलुलॉइड पर लिखी कविता कहा गया, क्योंकि ये वो फिल्म थी जिसने कमर्शियल फॉर्मूलों के ऊपर भावनात्मक सच्चाई और साहित्यिक सुंदरता को रखा। ये दिल से बनाई गई थी और दिल से ही महसूस की जा सकती थी। लेकिन जब ये कविता दुनिया के सामने आई तो बाजार के तराजू पर इसे कैसे तौला गया? यहीं आकर कला और व्यापार के बीच का जो फर्क है वो साफ हो जाता है और सफलता के मायने ही बदल जाते हैं। व्यावसायिक दुनिया की कठोर सच्चाई तो ये थी कि फिल्म कब सिनेमाघरों में आई और कब चली गई ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला। इसने पैसे नहीं कमाए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। लेकिन कला की दुनिया ने इस फिल्म को सिराखों पर बिठाया। इसे भारत का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। देश और विदेश में इसे कई और बड़े पुरस्कार मिले और ये बात साबित हो गई कि कला का मूल्यांकन हमेशा पैसों के तराजू पर नहीं होता। तो शैलेंद्र का सपना पूरा हुआ। जो अमृत वो वापस लेकर आए वो दौलत का नहीं बल्कि एक कालजयी कलाकृति का था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कवि जब फिल्म बनाता है तो वो बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाली एक कृति बनाता है। तीसरी कसम जैसी फिल्में ही आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाती हैं कि सिनेमा सिर्फ व्यापार नहीं, एक कला भी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि कला की दुनिया में एक मास्टरपीस का, एक उत्कृष्ट कृति का असली पैमाना क्या है? क्या वो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हैं या फिर उसकी कलात्मक ईमानदारी और वक्त को मात देने की ताकत? तीसरी कसम की कहानी हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाती है।